वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। आज मैं केमिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ केमिकल कंसेप्ट्स के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली यहाँ डिस्कशन का मेरा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स को कुछ टर्म्स हैं केमिस्ट्री की जो हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं और उसको बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स किस किस तरह से उन टर्म्स को देख सकते हैं और वो कहाँ कहाँ उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होंगी या किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास की हम बात ऐसे कर लेते हैं कि इसको एटॉमिक वेट भी कहा जाता है और एटॉमिक वेट के साथ इसको एक और चीज़ भी कही जाती है, इसको कहा जाता है कि ये एवरेज मास ऑफ एन एटम को डिवाइड किया जाता है एक्चुअल मास ऑफ एन एटम से। तो जो आपके पास जो है वो रिलेटिव मास आता है, एटॉमिक रिलेटिव मास आ जाता है, यानी आपके पास जो है वो वेट आपका जो है वो डिस्कस किया जा सकता है इस तरह से कि आपका जो वेट है वो क्या होता है। आपके पास लेट सपोज एक एटम कार्बन का है, ठीक है। अब आप उसको जो है डिवाइड करते हो तो एटॉमिक वेट जो उसका आएगा वो 12 आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक वेट जो है उसका 12 है, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास वही है। अगर हम उसको मज़ीद देख लेते हैं तो उसका क्या होगा कि एटॉमिक वेट जो है अगर हम कार्बन का देखते हैं तो 1.66 भी बनता है। वो कैसे बनता है कि जब हम 1/12 हिस्सा रखते हैं एक एटम का, ठीक है, यानी एक को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, 1 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है उस टर्म को हम डिस्कस कर उसको कह सकते हैं कि वो एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट बेसिकली क्या होता है कि आपका सिंगल आइटम जो होता है आपके एटम के अंदर या आपके मॉलिक्यूल के अंदर वो आपका एटॉमिक वेट कहलाता है। बेसिकली एटॉमिक वेट हम इसलिए डिस्कस करते हैं, इसका फार्मूला कुछ ऐसे होता है कि आप एवरेज मास ऑफ एन एटम रखते हो, ठीक है, यानी जैसे लेट सपोज मैंने 2 एटम्स रख लिए तो उसका एवरेज मास 2 ही होगा ऑलमोस्ट, तो हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ 1 कार्बन आइटम, यानी आटम का जितना भी 1 कार्बन आइटम का जो मास है उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है, यानी हम इसको एटॉमिक वेट कंसीडर कर सकते हैं। ये बेसिकली समझाना इसलिए ज़रूरी था स्टूडेंट्स को क्योंकि जब हम लेबॉर्ट्री जाते हैं, लेबॉर्ट्री हम डिस्कस करते हैं तो ये लेबॉर्ट्री काफ़ी ज़्यादा बच्चों की समझ में आने वाली चीज़ है और उनको समझना चाहिए कि ये उनके लिए काफ़ी बेटर एक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं। इससे उनको क्या होता है, उनसे उनकी समझने में बहुत आसानी हो जाती है, वो समझ पाते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किस तरह से डील कर रहा है या उस तरह किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। एटॉमिक मास यूनिट पे बात कर लेते हैं या एटॉमिक मास पर बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है कि जब हम वो देखें एटॉमिक मास ये होता है कि बेसिकली जब एक एटम को हम लेते हैं तो उसका एक ख़ास मास मौजूद होता है। देखिए बेसिकली एटॉमिक मास होता क्या है, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट से डोनेट करते हैं, ये इसको कहा जाता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है। इसके बाद इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है ये मास का, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये क्वांटिफाइज करता है आपके एटम को, आपके एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक स्केल पर डिफाइन करता है। यानी इसके डिफाइन कैसे करता है, जैसे लेट सपोज आपके पास क्या होता है, आपके पास एक कार्बन आइटम है, कार्बन आइटम है तो उसका जो कार्बन आइटम का जो मास होगा, एटॉमिक मास जो होगा, यानी हम उसको किस तरह डिनोट करेंगे कि 12 AMU, यानी उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो यहाँ कन्वर्टेड हो जाएगा एज ए मास, हम उसको एटॉमिक मास समझेंगे। यानी उसके अंदर 12 आइटम की या 12 से ज़्यादा आइटम की जो है वो ताकत मौजूद है या उसके अंदर पावर मौजूद है, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो 12 होता है कार्बन आइटम का, लेकिन अगर हम उसे मास यूनिट में एग्जैक्टली देखना चाहें तो एटॉमिक मास यूनिट में उसको डोनेट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है, यानी एटम का जो मास होता है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला ये होता है कि हम जो है वो एलिमेंट के मोल्स को लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, आपको एग्जांपल देता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला, यानी आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है मिनिमम नंबर ऑफ रिलेटिव एटम मौजूद हों तो वो हमारा जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। यानी एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कह सकते हैं हम इसको कि लेट सपोज हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के क्या होता है 6 है और 6H6 C6H6 होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं वो नंबर ऑफ एटम 1 और 1 मौजूद हैं, तो उसका जो रेशो बनेगा उसका रेशो बनेगा 1:1। तो हम क्या करेंगे, हम बेंजीन का जब एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे तो हम CH लिखेंगे ओनली, तो हम इससे समझ में आ जाएगा ये बेंजोनिक एसिड है, यानी बेंजोइक से रिलेटेड है या बेंजोइक फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है। तो बेंजीन के अगर हम देख लेते हैं तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हम कुछ और जैसे हम शुगर को रख लेते हैं, शुगर को रखते हैं तो शुगर के अंदर क्या होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं ग्लूकोज का देख लेते हैं। चले ग्लूकोज का देखते हैं
तो ग्लूकोज में C6H12 और O6 होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर जो है वो उसका रेशो निकालते हैं कि इसका रेशो कैसे बनेगा। तो मतलब उसमें क्या हो जाता है, उसमें कार्बन के 6 आइटम मौजूद होते हैं, 12 आइटम मौजूद होते हैं हाइड्रोजन के, और उसके जो हाई ऑक्सीजन होते हैं उसके भी 6 आइटम मौजूद होते हैं। तब हम क्या करते हैं, अब हम उसको जो है वो एक रिलेटिव मास के अंदर शो करा देते हैं, उसका एक मास बना लेते हैं, एक मास क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम उसका उसको जो है डोनेट करते हैं CH2O, यानी हम इस तरह से डोनेट कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमारा जो मास होता है वो सिंपलेक्स फॉर्म में आ जाता है और हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ग्लूकोज है, या ग्लूकोज से रिलेटेड है, या ग्लूकोज से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है। बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि एक बाउंडेड फार्मूला होता है जो कि बेसिकली प्रोपोर्शन करता है आपकी जो डिस्कशन होती है उसको प्रोपोर्शन करने के लिए हम डिस्कस करते हैं, और ये प्रोपोर्शनल वे में लिखा जाता है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और अगर हम डिस्कस करेंगे आगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ, और उसके अलावा बहुत सारे लॉज हैं, एडिशनल है, एडिशन, कंपोजिशन रिएक्शन है, इस तरह के तमाम लॉज जो हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ डिस्कस करेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ डिस्कस करेंगे। तो जब हम वो लॉज डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा एम्पेरिकल फार्मूला की बेसिक सिस्टमैटिक डेफिनेशन। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम मौजूद होते हैं इन अ मॉलिक्यूल। उन मॉलिक्यूल की जो सम होती है, जब उनको सम करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। जैसे एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है, अब उसके अंदर हाइड्रोजन के भी आइटम मौजूद हैं और ऑक्सीजन के भी आइटम मौजूद हैं। तो जब हम उनका सम करेंगे और उनका सम करके डोनेट करेंगे तो हमारे पास H2O का जो फार्मूला मास आएगा वो आएगा किस चीज़ से? वो आएगा आपका फार्मूला मास H2O का 18। अच्छा, हम इसको करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से डोनेट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आइटम्स के कितने जो है यूनिट्स मौजूद होते हैं, बेसिकली वो यूनिट्स हम यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम ये करते हैं कि हम नंबर ऑफ एटम की जो मौजूदगी होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर, हम उसको यहाँ डिस्क्राइब करते हैं और डिस्कस करते हैं। इस डिस्कशन से हमारा जो है वो फार्मूला मजीद कैरीड करता है, मजीद बढ़ जाता है और हम उसको समझ पाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है किस तरह से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बनेगा कैसे, मर्ज कैसे होगा। तो बेसिकली इसकी मर्जिंग ऐसे होती है कि हम डिटरमाइन इस तरह कर सकते हैं कि हम एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं किसी एलिमेंट का, उस एम्पेरिकल फार्मूला से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी डिटर्मिनेशन मोलर मास से भी कर सकते हैं, हमारे पास जो मोलर मास होता है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं मोलर मास के अलावा हम यहाँ एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी इसको कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं कि जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, रेशियो से क्रिएट करते हैं। ठीक है, रेशियो से हमारे पास जो है वो ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आ जाती है। बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ये बहुत ज़्यादा कंसाइज है, मगर इंशाल्लाह आपको हम इसको एलोबरेट करते रहेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं जी एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, जब आपके पास किसी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होते हैं वो आपका कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेसिकली इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है कि अगर ऑक्सीजन के हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से डोनेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z से डोनेट होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम जिसको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिलेट करते हैं। ऑक्सीजन से रिलेट करके उसको क्या करते हैं, उसकी जो सिस्टमेटिकली हम स्टडी करते हैं नंबर कैसे निकलता है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लेस कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस करेंगे अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से जब नंबर ऑफ प्रोटॉन को लेस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक नंबर ऑफ एटम निकल आएगा। नंबर ऑफ एटम बेसिकली हर एलिमेंट के, हर एटम के इक्विवेलेंट होते हैं, उसका कोई जो है उसके नंबर के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट होते हैं। यानी जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की तो उसका 16 होता है, 16 में से अगर हम 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बचते हैं वो 8 ही बचेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये सिस्टम होता है ये गवर्न करता है, और इस एटॉमिक नंबर जो है वो हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। बेसिकली एटॉमिक मास में क्या कंडीशन होती है, एटॉमिक मास में
इसी की रिलेटिव टर्म होती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अंदर ये होता है कि उसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। उसको हम ए से डोनेट करते हैं, ठीक है, वो हमारा ए से डोनेशन होती है उसकी। और उसको हम फाइंड इस तरह करते हैं कि हम ए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। जैसे हमने एटॉमिक मास यूनिट में बात की कि जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, उसका एटॉमिक मास उसके अंदर मौजूद एटम के एलिमेंट्स के ऊपर जो है, उसके टोटल एलिमेंट्स को जो है हम डिस्कस करते हैं एज ए मास, ठीक है, और उसको हम एज ए सिंपल यूनिट डिस्कस करते हैं, सेपरेट यूनिट डिस्कस। अब बात कर लेते हैं जी फार्मूला मास पर। फार्मूला मास क्या होता है? फार्मूला मास बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो एक एटम एटॉमिक नंबर यानी एक एटम के अंदर एटॉमिक मास होता है, ठीक है। उस एटम एटॉमिक मास को जब हम किसी के साथ यूनाइट करते हैं, जैसे हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जब हम किसी को यूनाइट करते हैं तो वो एक फार्मूला क्रिएट करते हैं। वो फार्मूला हमारा डिस्कस करता है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाउंड इन दी एटम इज कॉल्ड फार्मूला मास। यानी आपके पास जो एक फार्मूला है उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, जैसे C6H12 है तो ठीक है, वो एक फार्मूला हो गया, और O भी एक 6 जो है वो एक फार्मूला कंप्लीट हो गया ग्लूकोज का, ठीक है। अगर हम उसमें बात कर लेते हैं तो उसमें क्या हो गया, उसको अगर हम सम करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, हम अगर देख लेते हैं H का 1 होता है, ठीक है, जो कार्बन होता है उसका 12 होता है, 12 को 6 से करेंगे। इसी तरह हम जो है वो 12 को 6 के करने के बाद आपको जो है 12 को 1 से करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हुए जब हम जाएंगे तो हमारा जो टोटल सम निकलेगा वो हमारा फार्मूला मास निकलेगा। जिस तरह CO2 है, CO2 में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है तो वो 32 हो जाता है, और C का 12 होता है तो हम उसको मर्ज करते हैं तो 44 हो जाता है। इस तरह से जो है फार्मूला मास निकलता है। बेसिकली किसी एक फार्मूला के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं एक्चुअल पोजीशन के अंदर नेचुरली अकरिंग होती है जब उसकी, तो उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं एज ए न्यू कंपाउंड, एज ए न्यू सिस्टम, तो इसलिए हम उसको यहाँ फार्मूला मास में डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला मास की डिस्कशन इसीलिए इतनी वाइड जी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये टर्म्स वो होती हैं जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर या लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत काम आती हैं। आप लोगों को इन टर्म्स से बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल क्रिएट हो जाते हैं इनसे, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपका जो टर्म है वो किस तरह से डील कर रही है, किस तरह से ट्रीट कर रही है। इसके न्यूमेरिकल के लिए हम इंशाल्लाह फर्दर कभी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि अभी हम इसकी थ्योरी को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं। तो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ के अंदर हम जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको फर्दर न्यूमेरिकली भी स्टडी करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकली इसको समझ पाएँ कि ये क्या है। बेसिकली अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ एक सिस्टम ऐसे डेवलप कर लेते हैं कि हम इसको यूँ समझ लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से ट्रीट करता है या किस तरह से डील करता है। बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, हम इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे कि वो किस तरह से डील किए जा रहे हैं। बेसिकली इसमें सिस्टम किस तरह से डील कर रहा है, इस तरह से डील कर रहा है सिस्टम कि हम यहाँ पर इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि हम देख लेंगे कि हमारे पास किस तरह से ये टर्म काम कर रही है या हम किस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हुए जाएंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कवर